सुप्रभात। देखिए छात्रों, आज हम पद्य विभाग के अंतर्गत प्रश्न 2 ई के तहत रसास्वादन देखने वाले हैं। आपके लिए आपकी कृति पत्रिका में यानी कृति 2 के अंतर्गत ई में निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कोई कविता का नाम होगा का रसास्वादन कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न 6 अंकों के लिए पूछा जाएगा। तो आपको यह रसास्वादन किन मुद्दों के आधार पर करना है, किस प्रकार करना है, इन बातों को समझ लेना है। वैसे जो भी मुद्दे हैं बहुत ही आसान ऐसे मुद्दे दिए जाते हैं। तो आज की तासिका में हम रसास्वादन देखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, पद्य विभाग के प्रश्न 2 ई के अंतर्गत 6 अंकों के लिए रसास्वादन पर प्रश्न पूछा जाता है। रसास्वादन के लिए 6 अंक हैं। परीक्षा में इस प्रश्न के लिए निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए प्रश्न पूछा जाता है, या निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर डॉट 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 कविता का, यानी वहाँ पर कविता का नाम दिया जाएगा। अथवा आपके लिए इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जीवन के अनुभव और वास्तविकता से परिचय कराने वाले वृंद जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए। यहाँ पर यह वृंद के दोहे हैं, इसलिए जीवन के अनुभव और वास्तविकता से परिचय कराने वाली यह बात पूछी गई है। तो इस प्रकार अब यह लय छंद से युक्त रचना को कविता कहते हैं। कविता के पठन श्रवण से पाठक श्रोता को आनंद की अनुभूति होती है। वह कविता के भावों के साथ दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ से कविता की उत्पत्ति हुई है। यहाँ सत्य से अधिक भावों की प्रधानता होती है जो पाठक व श्रोता को आकर्षित करती है। देखिए, छंद व लय इन दोनों से युक्त रचना जो है उसे कविता कहा जाता है, छंद भी और लय भी। बाद में कविता के पठन श्रोता से पाठक श्रोता को आनंद की अनुभूति होती है। वह कविता के भावों के साथ उस दुनिया में पहुंच जाता है जहां कविता की उत्पत्ति हुई है। यह सत्य से अधिक भावों की प्रधानता होती है जो पाठक व श्रोता को आकर्षित करती है। समृद्ध, प्रवाहमयी, लयात्मक व सटीक भाषा के कारण कविता आनंद व भावों की द्योतक कहलाती है। कविता के अथाह महासागर में उतरे बिना उसका रसास्वादन असंभव है। अतः भावों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कविता में अधिकतर ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है जिनके अन्य सरल अर्थ भी होते हैं। कभी कभी एक ही शब्द का अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है, तो कहीं विरोधी भावों का प्रयोग भाव वृद्धि के लिए किया जाता है। ऐसे में अपेक्षित अर्थों का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो यह कविता के बारे में संक्षेप में हम लोगों ने अभी देख लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कविता के रसास्वादन के मुद्दे, यानी किन मुद्दों के आधार पर हमें यह रसास्वादन करना है उसे देखना है। पहला है
मुद्दा वह है शीर्षक। अब कविता के शीर्षक का नाम या वर्णन होना चाहिए। यदि संभव हो तो मुख्य रचना की भी चर्चा करनी चाहिए जिसका अंश इस कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब यह देखिए कितना आसान मुद्दा है। शीर्षक आपको तो मालूम है कि निम्नलिखित या पद्य का नाम बताया जाता है। इस कविता का निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर रसास्वादन कीजिए। आपको क्या करना है, एक लिखना है शीर्षक और कविता का शीर्षक लिख देना है। अगर आपको मालूम है कि यह कविता किस भाग से ली गई है या उसकी मुख्य रचना कौन सी है कि जिससे यह कविता ली गई है, उसका नाम अगर मालूम हो तो लिखना है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। दूसरा मुद्दा है रचनाकार। अब देखिए यह भी कितना आसान है। जो कविता है उस कविता के कवि का नाम यानी रचनाकार का नाम लिखना है। तो फिर आगे देखिए, तीसरा है केंद्रीय कल्पना। अब यह केंद्रीय कल्पना क्या है वह देखिए। कविता की मध्यवर्ती कल्पना अर्थात कविता किस संदर्भ में है उसकी जानकारी देनी चाहिए। तीसरा मुद्दा क्या है, केंद्रीय कल्पना, यानी जो भी कविता है, कौन सी भी कविता हो, वह या उसका निर्माण करते समय कोई ना कोई एक मध्यवर्ती कल्पना होती है या कविता किसी न किसी संदर्भ में लिखी होती है। वह जो संदर्भ है वह संदर्भ यहाँ पर देना है। चौथा मुद्दा है रस। कविता में आए रस उनके भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, अतः जिन रसों में कविता या उसकी विभिन्न पंक्तियाँ डूबी हुई है उसका वर्णन करना चाहिए। आमतौर पर बहुत सी कविताओं का रसास्वादन करते समय यह रस जो है, यह अगर मुद्दा पूछा जाता है तो बहुत सी कविता में यह डॉट डॉट यानी निरंक रहता है। हर कविता में यह रस होता ही है ऐसा नहीं। तो अगर कोई कविता है, उस कविता में जो भी रस आया है और उस रस के जो भाव है, अपने रस में देख लिया है कि रस और उनके भाव, तो शांति रस, शांत रस, बीभत्स रस, घृणा, ये उसका भाव है। इस प्रकार यह भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। अतः जिन रसों में कविता या उसकी विभिन्न पंक्तियाँ डूबी हुई है उसका वर्णन यहाँ पर करना चाहिए। फिर आगे देखिए अलंकार। अलंकारों का प्रयोग कविता में चमत्कार पैदा करता है। इससे कविता के भावों में वृद्धि होती है और उसका प्रभाव बढ़ता है। अतः जिन अलंकारों का प्रयोग कविता में किया गया हो उसका वर्णन किया जाना चाहिए। अब आपको मालूम है कि जो अलंकार होते हैं, अलंकार क्या करते हैं, कविता के अर्थ में एक प्रकार का चमत्कार पैदा कर देते हैं। कविता का जो भाव है उसमें वृद्धि कर देते हैं। इतना ही नहीं, कविता का प्रभाव बढ़ जाता है और इसीलिए जिन अलंकारों का प्रयोग कविता में किया गया है उन अलंकारों का नामोल्लेख यहाँ पर करना आवश्यक है या उसका वर्णन किया जाना चाहिए। छठवां मुद्दा है प्रतीक विधान। अब यहाँ कविता में विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग जो है वह प्रयोग कर भावों को और अधिक प्रबल व रोचक बनाने का प्रयोग किया जाता है। अतः कविता में प्रयुक्त प्रतीकों का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर उनका वर्णन किया जाना चाहिए। कई बार कोई ना कोई पद्य जो है, कविता जो है, वह प्रतीकात्मक होती है। किसी न किसी बात का उसे प्रतीक मान लिया जाता है। तो उसी प्रकार कविता में विभिन्न
अलग अलग प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन प्रतीकों के भाव और अधिक प्रबल व रोचक बनाने का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे प्रयुक्त किए हुए जो प्रतीक है उनका हमें सूक्ष्मता से निरीक्षण कर उनका वर्णन प्रतीक विधान इस मुद्दे के अंतर्गत करना आवश्यक है। फिर आगे का जो मुद्दा है वह है कल्पना। कवि की कल्पना को समझने के बाद ही कविता का पूर्णतः आनंद प्राप्त किया जा सकता है। अतः कविता की कल्पना को समझना और उसकी चर्चा करना आवश्यक है। यानी जो भी कविता है वह कविता कवि ने अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर लिखी होती है, और इसीलिए कवि की कल्पना क्या है वह समझना आवश्यक है। जब हम उसकी कल्पना को समझेंगे तभी हम कविता का पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अतः कविता की कल्पना को समझना और उसकी चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। फिर आगे का मुद्दा जो है वह है 8वां मुद्दा, पसंद की पंक्तियाँ तथा प्रभाव। प्रत्येक कविता की कुछ पंक्तियाँ किसी श्रोता या पाठक को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। उन पंक्तियों के साथ ही उनके पसंद आने के कारण व प्रभाव का वर्णन यहाँ किया जाना चाहिए। अब देखिए, हर कविता जो है उनकी जो पंक्तियाँ है उसमें से कुछ पंक्तियाँ जो है खास कर कुछ पंक्तियाँ होती है कि जो श्रोता और पाठक दोनों को भी बहुत अधिक प्रभावित करती हैं, और उन पंक्तियों के साथ उनके पसंद आने के कारण व प्रभाव का वर्णन यहाँ पर करना या इस मुद्दे के अंतर्गत उनका वर्णन करना आवश्यक है। ये बात आपकी समझ में आई होगी कि कौन सी पंक्तियाँ जो है कि जो पसंद आई और उसका प्रभाव पड़ा है। फिर 9वां मुद्दा जो है वह है कविता पसंद आने के कारण। अब जो भी कविता है, जो भी पद्य है, वह पसंद आने के कारण जो है, तो इस मुद्दे के अंतर्गत देखिए, प्रत्येक पाठक या श्रोता कविता को अपनी दृष्टि से देखता है और उसका आनंद प्राप्त करता है। कविता के माध्यम से कवि जिस वैचारिक आकाश में उड़ता है वहाँ हर कोई अपने अपने स्तर तक पहुँचता है। ऐसे में प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी रुचि के आधार पर कविता के पसंद आने के कारणों का वर्णन यहाँ पर करना चाहिए। अब यहाँ देखिए, कविता पसंद आने का कारण, जो भी कविता है आपके लिए, मान लीजिए 5 या 6 पद्य है, कविता है, उसमें से किसी को कोई एक कविता पसंद आती है, तो प्रत्येक पाठक या श्रोता को कविता को अपनी अपनी दृष्टि से यह पाठक या श्रोता उस कविता को देखता है। उस कविता से प्राप्त होने वाला आनंद जो है वह आनंद उठाता है, और कविता के माध्यम से कवि जिस वैचारिक आकाश में उड़ता है, उड़ान भरता है, वहाँ हर कोई अपने अपने स्तर तक पहुँचता है। और ऐसे में प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी रुचि, अपनी इच्छा के आधार पर कविता के पसंद आने के कारणों का वर्णन यहाँ पर करना है कि भाई यह कविता आपको क्यों पसंद आई है। बताना पड़ता है कि मुझे इस कारण यह कविता पसंद आई है। तो यह कविता पसंद के कारण, ये जो मुद्दा है 9वां मुद्दा, यहाँ पर यह बात लिख देनी चाहिए। फिर आगे देखिए 10वां मुद्दा है शब्द समूह। अब कविता के प्रभाव व लयात्मकता को बढ़ाने के लिए कवि सुंदर शब्दों का चयन करता है, उनका वर्णन भी यहाँ किया जा सकता है। अब शब्द समूह, कविता जो है बिना शब्द समूह के तो उसका निर्माण ही नहीं हो सकता। तो कविता के प्रभाव को बढ़ाने के लिए व लयात्मकता को बढ़ाने के लिए कवि सुंदर सुंदर शब्दों का चयन करता है,
तो ऐसे सुंदर शब्दों का वर्णन इस मुद्दे के अंतर्गत करना आवश्यक है। अंतिम और 11वां विचार है भाषा विचार। कविता को सामान्य जन तक पहुंचने व उसे अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कवि द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं जैसे ब्रज, अवधी, राजस्थानी, मिश्रित आदि का प्रयोग किया जाता है। इनका वर्णन यहाँ किया जाना अपेक्षित है। भाषा विचार, तो इसके अंतर्गत देखिए, कविता को सामान्य आदमी तक, सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए या उसे और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कवि द्वारा क्षेत्रीय भाषा, यानी जिस क्षेत्र का वह कवि है वो वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे ब्रज भाषा है, अवधी है, राजस्थानी है, मिश्रित है आदि का प्रयोग किया जाता है। इनका वर्णन यहाँ पर करना आवश्यक है। अब हम आगे देखते हैं कि आपके लिए आपकी जो कृति पत्रिका यानी प्रश्न पत्र जिसे हम कहेंगे, उसमें आपके लिए प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वृंद के दोहे का रसास्वादन कीजिए, या निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वृंद के दोहे इस कविता का रसास्वादन कीजिए। अब यहाँ निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर मुद्दे दिए हैं। पहला मुद्दा है शीर्षक। आपको क्या करना है? शीर्षक, यहाँ पर वृंद के दोहे शीर्षक दिया ही है, आपको क्या करना है? सिर्फ शीर्षक शब्द लिखकर उसके आगे वृंद के दोहे लिखना है। मेरे ख्याल से आपके लिए 4 या 5 ही या कैसे कितने मुद्दे पूछे जाएंगे वो देखना है। फिर दूसरा है मुद्दा रचनाकार। आप कवि का नाम आपको मालूम होना चाहिए। तो यह वृंद के दोहे जो कविता है उसके कवि वृंद हैं, उनका पूरा नाम वृंदावन दास है। अगर आपने यह पढ़ लिया होगा तो आपको यह मालूम है कि उनका नाम क्या है, कवि का पूरा वृंदावन दास, लेकिन उन्हें वृंद के नाम से ही जाना जाता है। तीसरा मुद्दा है कविता की केंद्रीय कल्पना। प्रस्तुत दोहों में नीतिपरक बातों की सीख दी गई है। इस तरह कविता की केंद्रीय कल्पना नीतिपरक बातें हैं। देखिए कितना आसान है। हर कविता किसी न किसी बात को लेकर या किसी न किसी बात को मद्देनजर मानते हुए या केंद्र बिंदु मानकर कविता का निर्माण किया जाता है, और बस वही केंद्र बिंदु, केंद्रीय कल्पना जिसे हम कहते हैं, उसे लिखना है। जैसे यहाँ वृंद के दोहे, वृंद के दोहों में कवि वृंद ने नीतिपरक बातों की सीख हमें दी है, और इसलिए इस कविता की केंद्रीय कल्पना जो है वह है नीतिपरक बातें। चौथा मुद्दा है रस या अलंकार। अब इस कविता में कोई रस नहीं है, अलंकार नहीं है, इसीलिए आगे क्या है? डॉट डॉट डॉट। क्योंकि हम मुद्दों की बात कर रहे थे तब भी मैंने आपको कहा था कि अगर हो तो लिखना है भाई कौन सा रस है, कौन सा अलंकार का उदाहरण है, वो लिखना है। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है? डॉट डॉट यानी निरंक है। फिर पांचवा मुद्दा है प्रतीक विधान। अब यह कवि वृंद के दोहों में समझाने के लिए कई प्रतीकों का सुंदर उपयोग किया है। कविता में प्रयुक्त इन प्रतीकों में नयना, सौर यानी चादर, काठ की हंडी, वायस, गरुड़, गागरी, पत्थर, कोकिल, अम्बा, निबोली, कुल्हाड़ी तथा बीरवान आदि प्रतीकों का समावेश किया गया है।
अब यहाँ पर यह जो भी है यानी वृंद के दोहे में आप लोगों ने ये सारी बातें जो है वह देख ली है। फिर आगे देखिए, दूसरा है यानी यह कविता में प्रयुक्त इन प्रतीकों में नयना, सौर, काठ की हंडी, वायस, गरुड़, गागरी, पत्थर, कोकिल, अम्बा, निबोली, कुल्हाड़ी, बिरवान आदि इतने सारे प्रतीक यहाँ पर दिए गए हैं। अभी छठवां मुद्दा है पसंद की पंक्तियाँ तथा प्रभाव। कविता की पसंद की पंक्तियाँ इस प्रकार है। कौन सी है? सुरसती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। अब आपको अलग कोई दो पंक्तियाँ पसंद आई होगी। जो भी यहाँ देखिए पसंद की पंक्तियाँ तथा प्रभाव, यहाँ पर क्या लिख दिया? कविता की पसंद की पंक्तियाँ इस प्रकार है। कौन सी? ये जो भी है वह लिख दिए यहाँ पर। सुरसती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। यह पंक्तियाँ पसंद की ली गई हैं। और इस प्रकार यहाँ पर यह किस प्रकार रसास्वादन करना चाहिए, इन बातों की चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर और देखेंगे। देखिए और भी एक दो मुद्दे रह गए हैं। इन पंक्तियों में ज्ञान के भंडार की विपुलता तथा उसके विशेष गुण की महत्ता की जानकारी होती है। यानी इसका अर्थ क्या है? देखिए वह पंक्तियाँ पसंद आई है। यह सरस्वती का जो भंडार ऐसा है, इसकी बड़ी अपूर्व ऐसी बात है, अद्भुत ऐसी बात है कि जैसे जैसे हम इसे खर्च करते हैं वैसे वैसे उसमें वृद्धि होती है, वह बढ़ता जाता है। और अगर उसका खर्च नहीं करते हैं तो वह कम हो जाता है। खर्चे बिन खर्चे घटी जात, यानी उसमें घाटा आ जाता है। और अंतिम मुद्दा जो है वह है कविता पसंद आने के कारण। संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो किसी को देने से कम न होती हो, लेकिन ज्ञान का भंडार निराला है। इस ज्ञान को जितना खर्च किया जाए उतना ही अधिक बढ़ता है। इतना ही नहीं, यदि इसे दूसरों को न दिया जाए और अपने ही पास जमा करके रहने दिया जाए तो यह नष्ट हो जाता है। तो यह जो भी है कविता पसंद आने के कारण में आपको क्या लिखना है? कोई विशेष कारण नहीं होता है। जो पंक्तियां हैं बस उन पंक्तियों का स्पष्टीकरण या भावार्थ यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ देखिए ऊपर की जो दो पंक्तियां हैं उसका भावार्थ लिख दिया है कि संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जो किसी को देने से कम न होती हो। देखिए कोई भी वस्तु आपके पास अगर 10 रुपये हैं, उसमें से अगर किसी को 5 रुपये देते तो हमारे पास 5 ही रह जाते हैं, यानी कम हुए। लेकिन ये ज्ञान का भंडार ऐसा है कि जितना हम उसे खर्च करते हैं उतना और अधिक बढ़ता ही जाता है। लेकिन इसकी उल्टी बात यह भी है, अगर इसे दूसरों को हम न देंगे, अगर इसे हम खर्च न करेंगे, अपने ही पास जमा करके रखेंगे तो यह नष्ट हो जाता है, कम हो जाता है। और यहाँ पर यह रसास्वादन जो है उनके जो 8 मुद्दे हैं उन 8 मुद्दों की बात यहाँ पर हम लोगों ने की है। आपको अगर और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ 8 मुद्दे दिए हैं, 4 दिए हैं, 6 दिए हैं, जितने मुद्दे दिए हैं उन मुद्दों के आधार पर यह रसास्वादन आपको करना है।
फिर एक बार संक्षेप में मैं मुद्दे आपको बता देता हूँ। शीर्षक तो कविता का नाम उसमें दिया ही होता है, इसीलिए शीर्षक ये आसानी से आप लिखते हैं। रचनाकार का नाम आपको कंठस्थ करना है, यानी कवि का नाम, कविता और कवि का नाम ये कंठस्थ होना चाहिए। केंद्रीय कल्पना यानी किस बात को लेकर कविता की निर्मित हुई है वह बात यहाँ पर लिखनी है। फिर उस कविता में कौन से रस की पंक्ति आई है, यानी कौन सा रस है, अगर है तो उस रस का नाम लिखना है। उस कविता में अगर कोई अलंकार है तो उस अलंकार का नाम यहाँ पर हमें लिखना है। फिर बाद में प्रतीक विधान, यानी कई शब्द, कई वाक्य किसी न किसी बात का प्रतीक के रूप में, प्रतीक विधान के रूप में कवि ने प्रयोग किया होता है, तो वह प्रतीक विधान जो है वह शब्द यहाँ पर लिखना आवश्यक है। बाद में कल्पना, यानी कवि ने यानी उस कविता में कौन सी कल्पना गढ़ने का प्रयत्न किया है, वह कल्पना यहाँ पर लिखनी चाहिए। फिर बाद में पसंद की पंक्तियाँ तथा प्रभाव, आपको जो भी पंक्तियाँ पसंद आएगी, कौन सी भी 2 पंक्तियाँ लीजिए और संक्षेप में एक पंक्ति में वह पसंद, उसका क्या प्रभाव पड़ता है वह लिखना है। बाद में कविता पसंद आने के कारण, यहाँ पर कविता आपको क्यों पसंद आई है तो उसका कारण यहाँ पर हमें लिख देना है। बाद में शब्द समूह, आपने पहले भी देख लिया है कि कविता के प्रभाव व लयात्मकता बढ़ाने के लिए कवि सुंदर शब्दों का चयन करता है, तो वह शब्द समूहों की बात या शब्द समूहों का जिक्र यहाँ पर करना जरूरी है। और अंतिम मुद्दा जो है वह है भाषा विचार। अब यह भाषा विचार जो है, कवि जो होता है वह अपनी कविता की निर्मित करते समय वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उस भाषा के कुछ शब्दों का इस्तेमाल वह कविता में करता है, तो ऐसे शब्दों का जिक्र यहाँ पर करना चाहिए। और इस प्रकार यह रसास्वादन, यह आपके लिए 6 अंकों के लिए प्रश्न इस पर पूछा जाता है। बिल्कुल आसान ऐसी बात है, तो उसमें कोई कठिन है नहीं। यह आपके लिए अथवा के रूप में इस प्रकार भी प्रश्न, यानी आपके लिए यह अलग तरीके से भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वह रसास्वादन आपको करना है। अभी मेरे ख्याल से व्याकरण विभाग के अंतर्गत जो भी बातें थी वह सारी की सारी बातें यहाँ पर समाप्त हो गई हैं। काल परिवर्तन हुआ है, रस हुए हैं, अलंकार हुए हैं, वाक्य शुद्धिकरण हुआ है, बाद में मुहावरा हुई है, यानी ये दो अंकों के ये पूरा का पूरा व्याकरण यहाँ पर समाप्त हो जाता है। बाद में आपके लिए जितना भी पाठ्यक्रम है इस साल, क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ पाठ्यक्रम जो है वह कम किया है, वह कौन कौन सा भाग कम किया है वह मैंने आपको पहले ही व्हाट्सएप पर मैंने डाल दिया था। लेकिन आगे भी मैं यथावकाश कौन कौन से गद्य, कौन कौन से पद्य इस साल आपके लिए अध्ययन के लिए नहीं है, वह मैं फिर एक बार आपको दे दूंगा। और अभी आपको जो भी रस है, जितने उदाहरण आपकी किताब में दिए गए हैं, बस उन्हीं उदाहरणों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है या याद करना है, कंठस्थ करना है, ताकि आपको उदाहरण नहीं लिखना है। उदाहरण दिया जाएगा, उसे पहचानना है कि भाई ये कौन से रस का उदाहरण है, बस रस का नाम लिखना है। तो उसके बारे में भी हम बाद में यानी चर्चा तो की है, लेकिन फिर एक बार हम उस पर प्रश्न पत्र का प्रारूप भी हम देखने वाले हैं। लेकिन पहले पाठ्यक्रम समाप्त करना जरूरी था, तो वह पाठ्यक्रम हम लोगों ने अभी पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अगली तासिका में हम ये जो भी पाठ्यक्रम है,
प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है, कृति पत्रिका का प्रारूप, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ताकि वह चर्चा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना की वजह से वह ट्रेनिंग भी जल्दी नहीं हुआ था, बाद में हुआ था और इसीलिए वह रह गया था। लेकिन मैंने वह मूल्यांकन प्रारूप जो है वह आपके लिए व्हाट्सएप पर मैंने डाल दिया था। कितने छात्रों ने उसे देख लिया यह मैं तो नहीं जानता, लेकिन हम उस पर भी एक तासिका या 2 तासिकाओं में हम उन पर भी बात करेंगे और उसके पश्चात हम पूरी तरह से एक एक गद्य को लेकर उस पर किस प्रकार की कृतियाँ बनती है या कृतियाँ कैसी होती है और उसके उत्तर किस प्रकार लिखने हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम रुकते हैं। आप सभी के लिए धन्यवाद।